गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक के एक और शुमारे में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस ओपन टॉक में हम सियासी बहस मुबाहिसा करते हैं, अवाम के मसाइल उजागर करते हैं और कोशिश करते हैं कि अवामी मसाइल का इजाला हो। चूँकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इंतखाबात हुए, 6 साल के बाद एक अवामी हुकूमत की तश्कील हुई और जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6 साल के बाद अवामी हुकूमत के बीच में पहला बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। गालिबन फरवरी या जनवरी में बजट सेशन शुरू होगा। चूँकि बजट सेशन जो है वो सिर्फ नंबर्स या एदाद शुमार ही नहीं होता है, बल्कि वो हुकूमती तरक्की इक़दामात पर एक रोड मैप होता है। चूँकि आज हमने चाहा कि बजट सेशन से पहले मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को मदऊ करें और देखें कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनमें कौन से मसाइल है, कौन से चैलेंज से वो दो चार हैं, तजावीज़ क्या है और इस बजट को वो कैसे देखते हैं और हुकूमत के लिए इस बजट के लिए इनकी क्या तजावीज़ होंगे। और सबसे पहले आज हमने ट्रांसपोर्ट शोबे को तरजीह दी है। ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ नुमाइंदों को हमने आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। इनसे बात करेंगे और प्री बजट सेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आज हम आपको अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ आज के पहले मेहमान हैं ज़ाहिद ज़हूर साहब जो कि रियल मोटर्स ट्रांसपोर्टर हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं पीर शौकत साहब जो कि ऑल टेम्पो एसोसिएशन कश्मीर से रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है। मोहम्मद यूनुस डार साहब जो कि ऑल कश्मीर टेम्पो ट्रैवलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे एक और मेहमान है आज के मोहम्मद सदीक रोंगा साहब जो कि जेके गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ एसोसिएशन को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। मोहम्मद शफ़ी साहब चेयरमैन ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन। इसके अलावा हमारे आज के एक और मेहमान हैं शेख जावेद अहमद साहब प्रेसिडेंट ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन। हमारे आज के एक और मेहमान हैं शेख मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। आफाक खान साहब जो कि एडवाइज़र ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन। हमारे एक और आज के मेहमान हैं फ़ेरोज़ अहमद साहब जो कि मिनी बस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जावेद अहमद साहब आज के हमारे एक और मेहमान जो कि MJ ऑटो सेंटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जावेद अहमद साहब एक और आज के हमारे मेहमान हैं ऑल JNK ऑटो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं मोहम्मद अयूब साहब जो कि चेयरमैन ऑल कश्मीर ऑटो एसोसिएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नाज़रीन, प्री बजट सेशन पे हम बात कर रहे हैं चूँकि जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने कहा कि सालों साल के बाद यहाँ पे अवामी हुकूमत अपना बजट सेशन जो है पेश कर रही है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रोंगा साहब आपके पास जाएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो मसाइल है, जो चैलेंजेस हैं ट्रांसपोर्टर्स के या जिसको आप रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, सो थोड़ा सा वो बताएं इससे पहले कि हम बजट सेशन पे बात करेंगे। हमारे मसला सबसे बड़ा ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट हम चलाते हैं ऑटो से लेकर ट्रकों तक, हमारी यहाँ स्टेट में कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम इसका दरहम बरहम हुआ है। आज हमारा हर किस्म का ट्रांसपोर्टर होता है, वजह इसका यही है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं। मैंने सरकार को 20-25 सालों से 30 सालों से बोला कि भाई यहाँ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनने से ये पता लगता है कि हमारी स्टेट में कितने ऑटो रिक्शा चाहिए, हमारी कितनी मिनी बसें चाहिए, हमारी कितनी बड़ी बसें चाहिए, हमारे कितने ट्रक चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। वो तो है नहीं। यहाँ अनाउंसमेंट होती है हम ट्रकों का अपने मटेदारों का परमिट दे रहे हैं, लोग बेचारे जाते हैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपये वहाँ उस फार्म का कीमत होता है, करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने जमा किया इस पर, और वो बेचारा जब गाड़ी लेता है उसको न काम है न। वजह सबसे ज़्यादा बड़ी ये है कि बाहर से यहाँ ट्रांसपोर्ट आता है, बसें आती हैं, छोटी गाड़ियाँ आती हैं, वो यहाँ चलती है गुलमर्ग भी, सोनमर्ग भी, जहाँ कहीं टूरिस्ट बालगाम भी। यहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्टर है वो बेकार बैठा है, उसको काम ही नहीं। असल में बात यह है कि उस गाड़ी को यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ पार्क होना चाहिए था किसी स्टैंड में, यहाँ लोकल वाला काम कर सकता था। ये तो गवर्नमेंट को दिमाग में ही नहीं। ये डेस्टिनेशन है, ये जो हमारा स्टेट है ये डेस्टिनेशन है, दिस इज़ नॉट अ स्टेशन।
باہر سے جتنے بھی گاڑیاں آتی ہیں وہ ڈسٹینیشن پر پہنچ. اگر ہم ڈسٹینیشن والے ہیں ہمیں کون سا مراد ملتا ہے اس سرکار سے؟ ہمیں پہلا مراد چاہیے تھا کہ ہم ہوتے انڈسٹریز کا درجہ دیا ہوتا ہم کو. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو باہر کا ٹرانسپورٹ ہے اس کو کہیں آؤٹ سائڈ اسٹیٹ ہی روک لے, آؤٹ سائڈ جیسے مطلب یہ چیک پوسٹ روک لیتے تاکہ لوکل ٹرانسپورٹر کام کرتا. تیسرا, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ٹرکوں کا. یہاں ہمارا 15 دن روڈ بند ہی رہتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے جموں سری نگر روڈ. ایک گاڑی ہماری بتاؤ کیا کماتی ہے جبکہ روڈ ہی اس کا بند ہے, جانا آنا ہے نہیں اس کا. اچھا, پھر کنڈم بھی وہی گاڑی ہوتی ہے جلدی. مجھے بتاؤ اگر یہ یہاں اتنے تکالیف میں ٹرانسپورٹر ہے, یہاں میں نے ریکویسٹ کیا تھا 98 میں فاروق عبداللہ سے, ہم نے یہاں ٹرانسپورٹ ایڈوائزری کمیٹی بنوائی تھی. کم سے کم اس کو اتنا تھا کہ وہ سال بھر میں ایک میٹنگ بلاتا تھا, اس میں ہر قسم کے ٹرانسپورٹر کو وہ بلاتا تھا, پوچھتا تھا بولو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے. بدقسمتی سے ہم ان سالوں میں بیکار رہے, ہمیں کسی نے نہ سنا. آپ نے رونگا صاحب بڑی اچھی بات کہی کہ ٹرانسپورٹ پالیسی پر آپ نے بتایا. شفیع صاحب آپ بتائیں, آپ سے بھی یہی سوال رہے گا, چیلنجز اس وقت کون سے درپیش ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ ٹرانسپورٹ کو جو مسائل ہے وہ اجاگر کریں گے, میرے خیال سے اگر ہم سال بھر میں بتائیں گے تو وہ کم ہوگا. سب سے بڑی پتہ ہے اس وقت جو آپ ایکسیڈنٹس یا کچھ اور دیکھتے ہو, اس کے کارن اگر پتہ چلے گا نا تو میرے خیال سے گورنمنٹ کا ان کو بھی ہوش آ جائے گا. لبرل پالیسی انہوں نے کی کہ ہم پرمٹ لبرل پالیسی پہ دے رہے, پرمٹس دیے, ہوڑ لگی ہے روڈوں پہ, دوڑائی چل رہی ہے. اب یہ بول رہے ہیں کہ اس کی غلطی اس کی غلطی ہے, لیکن اگر ہم دیکھا جائے جو پالیسی یہ بناتے ہیں یہ وداؤٹ کنسرن. اگر دیکھو اے سی روم میں آپ پالیسی بناؤ گے, ان کو پتہ نہ ہوتا, نہ یہاں ابھی کس نے, نہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, نہ وہ منی بس میں بیٹھتے ہیں, نہ وہ روڈ اس طریقے اس پہ, کیونکہ ان کا آنا جانا بھی ہوائی ہوتا ہے اور آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کو روڈ کلیئر. اصل سٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں ان کو انوائٹ ہی نہیں کرتے, ان کو انوائٹ نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو حالات ایکسیڈنٹ یا اور دیکھ رہے ہو. میں آپ کو چھوٹی بات کہوں, گرین ٹیکس جو رجسٹریشن فیس تھا, اس میں آرڈر ہوا تھا کہ ایک ٹرانسپورٹر کو سال میں ایک بار بھرنا ہے, لیکن بدقسمتی دیکھیے اور ہماری بدنصیبی دیکھیے ٹرانسپورٹرز کی, یہ 2 بار لیا جاتا. پہلے 2 بار تھا, پھر اس میں آرڈرس ہوا کہ نہیں یہ ایک ہی بار سال میں لینا ہے. بس کا 14,000, سومو کا 8,000, ٹرک کا 12,000. یہ پہلے ہم 24 بھرے تھے, پھر 12 ہو گیا. پھر ہم نے کافی کوشش کی تھی. جب آج بھرتے ہیں غریب لوگ جو یہ ٹیکس دے رہے گورنمنٹ کو, وہ جب اپنا فیس بھرنے جا رہے ہیں, یہ رجسٹریشن فیس بھرنے جا رہے ہیں, تو وہاں ان کو جو سسٹم ہے وہ دکھا رہے نہیں آپ کو 6 مہینے بعد اور بھرنا ہے. آرڈرس ہوئے گورنمنٹ کے. اب جب ہم آفیسرس کے پاس جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کر رہے ہیں, ہم چینج کر رہے ہیں, لیکن 1 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں, ہم سے لوٹا جا رہا ہے. پرسوں بھی ایک اویئرنیس پروگرام ہوا, وہ ان کا نا ACB کا, میں وہاں بھی یہ بات بولنے والا تھا. آپ پکڑتے ہو جو 100 روپے وہاں پہ لیتا ہے آفس میں, لیکن آپ اس کو پکڑے, گورنمنٹ کو پکڑے جو ہم سے چھین کے لیا جا رہا ہے. کہ اگر مجھے ایک ٹائم ایک فیس بھرنا ہے, 2 ٹائم کیوں بھروں میں؟ آپ تو ہمیں مجبور کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ نہیں آپ دے دو. اب یہ سرکاری کھاتے میں جاتا ہے, لیکن یہ رشوت ہی ہے اگر دیکھا جائے, کیونکہ جب کسی عام انسان کو تنگ کیا جاتا ہے, اس کو پیسے لیا جاتا ہے, تو اگر وہ رشوت ہے تو یہ رشوت کون, اس کو کون روکے گا؟ کیا کمشنر اس میں سیدھا آرڈر نہیں دے سکتا کہ اگر ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے, ہمیں 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, ہر ARTO کو بتائے گا کہ لکھ کے کہ نہیں, یہ آپ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. جی جاوید صاحب آپ بھی بتائیں, چیلنجز کی ہم بات کریں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جو مجھے کہنا تھا اس سے پہلے ہی ہمارے ساتھیوں نے یہ کہا, لیکن ابھی ہم اگر روڈز کی بات کریں, ایکسیڈنٹس کی بات کریں, تو ہر ایک انگلی اٹھاتا ہے گاڑی چلانے والے پہ, چاہے وہ پرائیویٹ گاڑی ہو یا کمرشل گاڑی ہو. لیکن مسئلہ ایک بھی ہے, ایک اور بھی ہے, اور وہ اہم ہے. جو یہ سڑکیں ڈیزائن کرتے ہیں ان میں بہت خامیاں رہتی ہے. آپ کشمیر ریجن کو لیجئے یا دوڑا بدروا کشتواڑ, آئے روز وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اگر ان پہ ایک ایکسپرٹ ٹیم بٹھائی جائے تو سارا قصور ڈرائیوروں پہ نہیں بلکہ سڑک بنانے والی ایجنسی جو ہوتی ہے ان کا بھی ہوتا ہے. اس پر بھی انہیں بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انجینئر حضرات کو بھی سامنے لائے, ان کو بھی اکاؤنٹیبل بنانا ہے. ہاں صحیح بات ہے, کیونکہ وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے وہ اس سڑک بنانے میں, تو ان کے وہ ایکسپرٹ بٹھا کے آرام سے یہ مسئلہ دیکھے, اور ہر بار آپ ڈرائیور کو ہی نشانہ نہ بنائیں. اور بدقسمتی کی بات ہے, جب بھی کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ڈنڈا کمرشل ڈرائیوروں پہ یا کمرشل گاڑیوں پہ چڑھتا ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ آنکڑے جو ہے, اگر یہاں پہ 1 لاکھ گاڑی ہے تو اس میں خالی 30,000 کمرشل ہے.
70,000 यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, तो गलतियाँ उनसे भी होती है, डंडा सिर्फ हम पे ही पड़ता है। तो हम कहते हैं कि अगर ऐसे हालात है, देखना है कि हमारे जो एक्सपर्ट है, जो इंजीनियर साहिबान है, वो बैठ के ये देखें कि रोड की कंडीशन क्या है और ये हादसे क्यों होते हैं। ठीक है, आपका कहना है कि हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूनिफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, आल्दो कि गवर्नमेंट के दावे बहुत बड़े हैं। जी यूसुफ साहब आप बताएं। जी, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ताल्लुक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर रियासत में सबसे बड़ा सेक्टर है। इस J&K रियासत का सबसे बड़ा सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही है, और इसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही है, इग्नोर इनको किया जा रहा है। जैसे हमारे रोंगा साहब ने बोला कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं, यहाँ पे सारा कुछ हैफर्ड मैनर में चल रहा है। यहाँ पे जो हमारी गाड़ियाँ थी उसमें नामसाइद हालात में हमें 3 दहाइयों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ही हुआ है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। अब जो नई हुकूमत आई है, ट्रांसपोर्टरों ने उम्मीदें लगा के रखी हैं इनसे। हम चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का बिगड़ा हुआ निज़ाम है, इस निज़ाम को एक तो ठीक किया जाना चाहिए। आप देख लीजिए नामसाइद हालात, और जो फ्लड्स आए थे यहाँ पे 2014 में, डिवास्टेटिंग फ्लड्स, उसमें रेडे वाले को पैसे दिए गए, दुकानदारों को पैसे दिए गए, सब मकान वालों को पैसे दिए गए। एक सेक्टर, खाली एक सेक्टर था, वो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, जिसको इग्नोर किया गया, उसको एक पैसा भी नहीं दिया गया। ऊपर से जो RTO ऑफिस में जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट था, उनको ताले लगे हुए थे, उनके ऑफिस भी बंद थे। जो कर्फ्यू हड़ताल हुए थे, जो कश्मीर में नामासाइद हालात की वजह से हड़तालें होती थी, उनके ऑफिस बंद होते थे। और उसके बाद ऑफिस खुलने के बाद जब हालात नॉर्मल होते थे तो हमसे जुर्माने भी लिए जाते थे। सबसे ज़्यादा मुतासिर सेक्टर जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट है। मैं ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो मौजूदा गवर्नमेंट, जो नई हुकूमत आई है, हमारी नई गवर्नमेंट बनी है, जिसको लोगों ने एतमाद दिया है, हमें उम्मीद है ये गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को पहले ही नज़र तरजीहात में रखें, और इस बिगड़े हुए इस ट्रांसपोर्ट निज़ाम को ठीक करने में हमें अपना भरपूर ताउन। आप काफ़ी उम्मीदें लगा बैठे हैं। आफाक साहब आप बताएं, हम चैलेंज की बात कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे प्रोग्राम्स हम चाहते थे हमेशा। हमारे रोंगा साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, स्टेक होल्डर्स को कभी भी इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। आज हमारे बड़े भाई मोहम्मद यूसुफ शेख साहब ने बहुत अच्छी बातें की, ये हम सब की बातें यही हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे रही हैं पिछली बरसों से सरकारों से। पहले तो ये गवर्नमेंट जो बनी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सालों के बाद अब ये गवर्नमेंट बनी है, तो उम्मीदें बहुत वाबस्ता है। सबसे बड़ी बात हमारी थी, हमने 12 बार इनसे कहा था कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया। 12 बार कहा। हमने एक वेलफेयर बोर्ड की बात कही थी, नहीं दिया गया। हमने इनसे 12 बार ये कहा था कि भाई जो हमारा ड्राइवर कहीं कभार एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या होती है, तो उससे कम इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए, जैसे कि बाकी स्टेटों में दिया जाता है। कहीं पे 15 लाख दिया जाता है, कहीं पे 8 लाख दिया जाता है, कहीं पे 10 लाख दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी इस स्टेट में आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें तभी वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनेगी जब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से देखा गया है, पिछले जितने भी हुकूमतें बनी हैं, कभी भी उन्होंने स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। हमने हमेशा ये कहा है कि भाई जो कोई भी बात, देखें ई बसेस इन्होंने लाई, हम ई बसेस के खिलाफ नहीं है। कम से कम ई बसेस लाने से पहले हम ट्रांसपोर्टरों को बुला के ले जाना चाहिए था। भाई हम ऐसा कर रहे हैं, वो जो अब जो पेट्रोल बसेस है या गाड़ियाँ वगैरह जो है, डीजल गाड़ियाँ जो है, उसके बदले हम ई बसेस, अच्छी बात है। दुनिया आगे जा रही है, हम भी चाहते हैं कि हम आगे जाएँ। सबसे बड़ी बात है, पहले हमारे साथ बात करनी चाहिए। हम ये समझे कि आपका ये कहना है कि स्टेक होल्डर को एतमाद में सरकार लेती ही नहीं है। फेरोज साहब आप बताएं। जनाब, मैं फेरोज़ अहमद वेस्टर्न मिनी बस फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। मिनी बस फेडरेशन जो है शहरी श्रीनगर में हाई कोर्ट ऑर्डर के अंदर ये कंडम हुए हैं बहुत गाड़ियाँ। शहरी श्रीनगर में 2500 गाड़ियाँ, आज 1000 है, 1500 गाड़ियाँ
कंडम हुई, वो बेकार बैठे हुए हैं, ड्राइवर्स ऑनर्स बैठे हुए हैं, कंडक्टर्स बैठे हुए हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्टों में भी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि नए बजट जो लाने वाले हैं उसमें 10 लाख रुपया फी गाड़ी को सब्सिडी के तौर पर रखना चाहिए, ताकि हम रिप्लेस करेंगे गाड़ियां, नई गाड़ियां लाएंगे। और जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है वो बेचारा 60 साल 50 साल एज के बाद रिटायर हो जाते हैं, वो उस वक्त उसकी हालात बहुत ख़राब होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको पेंशन रखा जाए, 2-3 हज़ार रुपया पर मंथ उसको मिलना चाहिए। तो तीसरी बात यह है कि जो ई बसेस लाए हैं हम भी ला सकते हैं, अगर गवर्नमेंट हमको मदद करेंगे हम भी ई बस लाएंगे, नया मोड का ट्रांसपोर्ट लाना चाहते हैं हम भी, ताकि हमारा भी रोज़गार चलेंगे। हम लोगों को एम्प्लॉइज़ ये मुलाजमत देते हैं, कम से कम हमारे इंडस्ट्री के साथ 5-6 लाख लोगों के घर चलते हैं, उनकी आमदनी आती है। वो अपने यानी कि जो मिनी बसेस की आप बात करें 5 से 6 लाख लोग इससे वाबस्ता हैं जिनका रोज़गार है, उनका रोज़गार भी है। अगर ऐसे ही अगर पॉलिसी न दिया जाए तो वो बेचारे बेकार हो जाएंगे, घरों में मर जाएंगे। ठीक है जावेद साहब आप बताएं, चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं। मैं बिलोंग करता हूँ 3 व्हीलर से। जी। जो हमारा 3 व्हीलर सेक्टर है उसको पूरा ही इन्होंने नीचे की तरफ धकेल दिया है। आप देखिए हमारे 86 में यहाँ 3 व्हीलर प्रोड्यूस हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, तो 86 से 23 तक हमारे टोटल यहाँ 12,000 3 व्हीलर्स थे। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई इलेक्ट्रिक की, आप देखिए 25 साल या 27 साल में 12,000 ही गाड़ियाँ हमारे 3 व्हीलर थी। इस टाइम जो इलेक्ट्रिक की तादाद बढ़ गई है वो 12,000 बढ़ गई है। यानी कि जो ऑटो पहले हमारे पास थे उनसे ज़्यादा अब इलेक्ट्रिक ऑटोज बढ़ गए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या। हमारे पास अभी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके पास स्टैंड नहीं है, और जो ये नई गाड़ियाँ डाल रहे हैं रोड पे, ये कहाँ इनको एकोमोडेशन करेंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। आप बताएं जावेद साहब, आप भी चूँकि ऑटो एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, क्या बताएंगे? मैं 2 ही बात कहना चाहता हूँ। सरकार ने हमारे से ज़्यादती की है 2014 के बाद अभी तक। देखिए आप 2014 तक, अभी जिस तरह जावेद साहब ने बोला 12,000 से 15,000 हमारे ऑटोज़ थे। अभी तक हमारे स्टैंड्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। सरकार हमसे टैक्स ले रही है, दुगना टैक्स ले रही है। लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन ने सिंगल टैक्स को डबल टैक्स उन्होंने कर दिया, जबकि ट्रांसपोर्टर घर में बैठे थे सब। मेरी गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से, हाल ही में जो आई है, मेरी उम्मीद है उनसे, ट्रांसपोर्टर की उम्मीद है ऐसे कि हमारे से भरपूर इंसाफ किया जाए। और ई रिक्शा को लेकर जो इलीगल ऑपरेशन चल रहा है, आज तक हमने आला हुकाम से बात की है, बड़े बड़े अफसरों से बात की है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हमारे पास है, लेकिन सबको रद्द कर दिया उन्होंने। अब हमारी उम्मीद अब जाग गई है, क्योंकि अब सरकार बनने वाली है, सरकार बन गई है, तो इंशाल्लाह हमारे आप सरकार पे उम्मीद लगा बैठे हैं। अयूब साहब आप बताएं। जो हमारे ई रिक्शा है ये हर रूट पे चल रहे हैं, क्योंकि इनको 73 रूट निकल गए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हम गए हैं इससे पहले भी, उन्होंने ये निकाला इनके रूट, मगर गवर्नमेंट इनको कुछ भी नहीं करते हैं, जबकि ये हर किसी जगह पे चल रहे हैं। जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्री बजट सेशन पे हमारी बात हो रही है, चूँकि सभी हजरात ने चैलेंज के बारे में बताया, चूँकि आप 3 लोग से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, चैलेंज की जब हम बात करते हैं आप भी बताएं ऐसे चैलेंज जो इस वक्त फेस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट। जैसे कि सभी जो हमारे यहाँ पे भाई आए हैं, बड़े भाई, इन्होंने सब यही कहा है कि ट्रांसपोर्ट के कितने मसाइल है। अगर हम मसाइल तो बयान करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं जो आने वाली सरकार है उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट, पहले जो रंगा साहब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लानी है, उस पर बात करनी है, और एक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड बनाना है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र में या कई अदर स्टेटों में उन्होंने 15 लाख रुपया जो रोड इंश्योरेंस रोड या हादसे हो रहे हैं उनको दे रहे हैं। और इवन के जो इन्होंने यहाँ पे अभी वो क्या नाम है इसका, लेबर एक्ट में उन्होंने डाला है कि ड्राइवर, तो हम उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस सरकार से भी लेबर एक्ट में जो इन्होंने ये ड्राइवर डाले हैं कि जैसे कि इन्होंने रखा है कि ड्राइवरों के लिए जो बच्चे हैं या इन फ्यूचर इनको देखना है कौन सी पॉलिसी लानी, वो कि ताकि सही पॉलिसी लाए, क्योंकि ड्राइवरों को भी एक वहाँ से बेनिफिट मिलना चाहिए। हम यही उम्मीद कर रहे हैं इस सरकार से, और हमारी यही उम्मीद है इस सरकार से, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी सरकार है और अच्छी गवर्नमेंट भी चला रही है,
यानी कि आप ट्रांसपोर्टर्स के वेलफेयर की बात करते हैं। शौकत साहब आप बताएं। देखिए, अगर हम आज से पीछे 35 साल जाएंगे, यहाँ कश्मीर में क्या था? हमारे बसें थे, हमारे काला पीला टैक्सियाँ थी, ऑटो रिक्शा थी, मिनी बसें थी। कश्मीर के लोग हमारी ही बसों में ट्रैवल कर रहे थे। उसमें उस वक्त के IAS अफसर, IPS अफसर, KS अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर, हत्ता कि जज साहिबान भी हमारे बसों में ट्रैवल कर रहे हैं। और आज की डेट में देख लीजिए, हमारे पायरमपुरे में बसें खड़े हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। टैक्सी ड्राइवर हमारे स्टेशनों में बैठे हैं, कोई काम नहीं है। नंबर 2, आपको पता ही है 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370, आर्टिकल 335 को केंद्र सरकार ने ख़त्म किया है। हमको लॉक रखा है घरों में और मुलाजिमों को सैलरी दिया है, हमारी तरफ नहीं देखा है। फिर कुछ महीनों के बाद कोविड-19 पैंडेमिक थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में नमूदार हुआ है, दोबारा हमको लॉक किया है, मुलाजिमों को सैलरी दिया है और ट्रांसपोर्टरों की तरफ नहीं देखा है। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से हमें बहुत बड़ा पैकेज मिला है। क्या पैकेज मिला है? हम उस वक्त 1 साल के लिए टोकन टैक्स देते थे 2400 रुपया, हमको डबल हो गया है। ये डेमोक्रेसी है। जो हमारा इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब है, ये अच्छा इंसान है। इस पर ट्रांसपोर्टर पर उसको फोकस करना है। जहाँ पर हमारे इस वक्त ड्राइवर लोग हैं, बस वाले हैं। आप कह रहे हैं कि 2019 के बाद सरकारी मुलाजमीन को एम्पावर किया गया, आम लोगों को डिसएम्पावर किया गया। हम लॉस हो गए, हम तो लॉस हो गए, हम पूरा बर्बाद हो गए। इसलिए हम पूरा उम्मीद रखते हैं जो हमारी उमर साहब की जो सरकार है, खासकर ट्रांसपोर्टरों पर, ये जो हमारे इस वक्त ड्राइवर लोग हैं बैठे हैं, ये आज के दौर में मैंने देखा है ओल्ड एज होमों में ड्राइवर लोग हैं। ये जो टैक्सी ड्राइवर 40 साल 50 साल गाड़ी चलाता है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने इनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई है। क्या बनाए? खाली हम रंगा साहब ने आगाज़ में कहा था कि कोई पॉलिसी नहीं है। जाहिद साहब आप बताएं, जब हम इस प्री सेशन बजट की बात करते हैं, बजट शुरू होने वाला है, चूँकि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हमने सुने, आप भी ये बताएं 2-3 चीज़ के कौन से मसाइल आप समझ रहे हैं और क्या तवक्कात उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, ये जो बजट है, इट शुड बी पीपल्स बजट फॉर द ट्रांसपोर्टर्स बजट। एज फार वी आर कंसर्निंग देयर विद द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इट शुड बी पीपल्स बजट एंड ट्रांसपोर्टर्स बजट। और ये ट्रांसपोर्ट का जो बजट है ना, वो ऑफिस में बैठ के नहीं बनेगा इनसे, क्योंकि ये लोकल ट्रांसपोर्ट में कभी सफ़र ही नहीं करते हैं। ये स्टेक होल्डर्स को मिल के इनसे मशवरा करके इनको ये बजट बनाना है। आपको पता है कि हम JNK में, UT में हम दूसरे नंबर पे हैं जो इनको टैक्सेस देते हैं। दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो इनको टैक्सेस देता है। हाल ही में इन्होंने 6000 से ऊपर परमिटें दी कश्मीर डिवीज़न में, जिनका कॉस्ट 1 लाख से 2 लाख रुपया है। और जम्मू डिवीज़न में 4000 से ऊपर परमिटें दी है। बहुत पैसा गवर्नमेंट ने खींचा, मगर डेवलपमेंट के लिए वो पैसा कहाँ गया? अभी भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये तो R&B की वजह से हो रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स इन्होंने कौन कौन सी आज तक आइडेंटिफाई की है? किसी जगह इन्होंने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई नहीं किए। हमारा पैसा इट शुड बी इन द रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स। ये रोड्स में पैसा लगना चाहिए, हमारे वेलफेयर में लगना चाहिए। हमारे वेलफेयर में ये कोई पैसा नहीं आज तक लगा रहे हैं। इनके पास जो भी वेलफेयर के फंड्स होते हैं, वो हर एक DC के पास होते हैं, वेलफेयर फंड्स होते हैं, वो कभी इन्होंने यूटिलाइज ही नहीं किए हैं। किसी ड्राइवर की मौत होती है, उसको इनको अगर आप बाकी स्टेट्स में देखेंगे 20 दिन या 1 महीने में उसके घर में किसी स्टेट ने 2 लाख रखा है, किसी स्टेट ने 5 लाख रखा है, किसी ने 10 लाख भी रखा है। अगर हम कर्नाटका की बात करेंगे, वहाँ पे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, दिल्ली में 5 लाख रुपए दे रहे हैं। हमारे ड्राइवर को 50,000 ये नहीं दे रहे हैं। बस ड्राइवर को इस्तेमाल करना है। विंटर्स में गाड़ी उसको निकलनी है 7 बजे, शाम को 10 बजे हमें विंटर्स में भी गाड़ी बंद करनी है। समर्स में सुबह 6 बजे निकलना है, शाम को 10। कोई भी हालात हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोविड हो, कुछ भी हो, जिसके लिए भी गवर्नमेंट को गाड़ी ज़रूरत होती है, तो ड्राइवर बेचारा वो अवेलेबल रहता है 24 घंटे सर्विस के लिए। मगर बदले में उस ड्राइवर को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारा ही पैसा हम वेलफेयर फंड देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, वो पैसा हम पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब आप बजट की बात कर रहे हैं। बजट देखिए, ये इनको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर ये बजट बनाना है। ये ऑफिस में नहीं बनेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बजट नहीं बनेगा। वी आर 3rd इन इकोनॉमी इन JNK, 2nd इन पेइंग द टैक्सेस। आप समझिए, तीसरी हम इकनॉमी बनाने में, JNK की इकनॉमी सुधारने में हम 3रा नंबर पे हैं, और दूसरा टैक्सेस देने में है। आप समझ लें कि हमारा कितना इसमें रोल है JNK को बनाने में। मगर बदकिस्मती से किसी स्टेक होल्डर के साथ आज तक बात नहीं हुई। ये जो इन्होंने बोल दिया है कि ग्रीन टैक्स 2 बार लिया जाता है हमसे। पहले इन्होंने ऑर्डर में इन्होंने बनाया है कि एक ही बार लेना है। और एक इशू है, NIC इन्होंने जम्मू में रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर में क्यों नहीं NIC का सेंटर है।
क्या खाली जम्मू में NIC सेंटर रखना है इनको? कोई भी इशू होता है, कोई NIC सेंटर का मैंडेट क्या है, काम क्या है उसका? देखिए ऑनलाइन सारा कुछ हो गया, सब कुछ ऑनलाइन. देयर इज़ नो वर्क इन मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ऑफलाइन. सब कुछ जो भी होता है ऑनलाइन होता है. मेरी एक अगर कोई सर्विस में कोई प्रॉब्लम आती है, सिस्टम एरर दिखा रहा है, वो जम्मू में सालों साल इसमें लगता है ठीक होने में, वो सर्विस ठीक ही नहीं हो रही है. उन्होंने जम्मू में रखा है वो चीज़ें. अब NIC का हमें समझ नहीं आ रहा है. यहाँ से RTO ऑफिस वाले कभी भेजते हैं उनको मेल कि आप ऐसा ये सर्विस इन्होंने उठाई है कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, वो वहाँ से लिखता है इशू रिजॉल्वड. जब यहाँ पे देखते हैं कोई इशू रिजॉल्व नहीं होता है. बाकी जो आप ये बजट का बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सारी उम्मीदें, हम वो उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं जिसने 35 साल में बहुत सफ़र किया है यहाँ पे. वो चाहे मिलिटेंसी हो, वो चाहे कोविड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे आप देखिए फ्लड में हमारी गाड़ियाँ गई. अब और एक बात, बड़ी ये बात है, 2021 के बाद रिवाइज्ड रेट्स यहाँ पे नहीं हुई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में. मुझे बोलिए कि 30% 2021 में जो इंश्योरेंस 20,000 का होता है, आज की डेट में वो 55,000 का होता है. जो ऑयल चेंज गाड़ी में 5,021 में लगते थे, आज की डेट में 15,000 रुपये ऑयल चेंज में लगते हैं. जो स्पेयर पार्ट 1,000 का था, वो आज की डेट में 3,000 का स्पेयर पार्ट मिल रहा है. मगर प्राइस रिवाइज अभी 21 के बाद आज तक कभी नहीं हुआ है. तो वो क्या मसला है, प्राइस हाई क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं रिवाइज हो रहा है? ठीक है. कुल मिला के अगर हम बात करेंगे दुनिया के किसी भी कोने में, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक अहम रोल होता है हमारी मईशत में किसी भी दुनिया में. रोंगा साहब, चूँकि सब ने चैलेंजेस की बात की, आपने भी आगाज़ में चैलेंजेस की बात की. जब हम बजट सेशन पे जिस तरह से जाहिद साहब ने कहा कि किस तरह होना चाहिए, आप जब एज ट्रांसपोर्टर बात करते हैं, आप सरकार को क्या मशवरा देंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एम्पावर करने के लिए? एक तो हर एक के मसाइल हल हों, एक्सीडेंट्स में इजाफा ना हो, हमारे रोड्स यूनिफॉर्म हो, क्या कहेंगे? देखो जी, मेरा पहला यही रिक्वेस्ट होगा गवर्नमेंट से कि यहाँ बने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनने के बाद उसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं. सपोज मैं हूँ, हम चलाते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. मैं अगर एक आम शहरी होने के नाते आपसे पूछूं कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी किस तरह की आप चाहते हैं? वेरी गुड. सुनो बात, मैं पहले कहूँगा कि हम चलाते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी. बदकिस्मती ये है, हमारे कुछ अफसर हैं, आज तक मैंने इन 30 सालों में देखा, मैं 27 साल से प्रेसिडेंट हूँ, हमारे ऑफिसर है IAS ऑफिसर, उनको पता ही नहीं गुड्स ट्रांसपोर्ट क्या होता है. एक अफसर मैंने देखा आज तक, आबिद रशीद है, कमिश्नर सेक्रेटरी इस वक्त गवर्नमेंट में, वो DC श्रीनगर था, उसको समझ आया ये क्या मुझे बोल रहा है. जब हम इनके सामने जाते हैं ट्रांसपोर्ट, ये समझते ही नहीं, हमको पता नहीं जानवर है ये क्या है, पहले उसको पता ही नहीं कौन है, ये क्यों आया मेरे पास. देखो मेरी बात सुनो, ऐसा है, हम गुड्स कैरियर्स हैं, ये जितना भी टैक्स वसूल करते हैं, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हम देते हैं इनको, ये पेपर्स हम सबमिट करते हैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट में लोगों के, तब जाकर इनको पता लगता है हमको किन लोगों से कितना टैक्स लेना है. अंदाज़ा लगा हमारा पार्ट क्या है इस ऐसे गवर्नमेंट के साथ. वी आर द बैक बोन ऑफ दिस गवर्नमेंट. अब इस गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं जिनको ये पता है. मुझे उम्मीद है ये कोशिश करेंगे, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की तरह ये बिल्कुल तवज्जो देंगे ज़रूरी. जब ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनेगी, बजट बनेगा. बजट तभी बनता है ना जब हमें बेसिकल नीड पता हो क्या है. हम स्टेक होल्डर्स हैं, एक हमारा मेटाडोर गाड़ी चलाता है, एक ऑटो चलाता है, एक बस चलाता है, एक ट्रक चलाता है, एक टिप्पर चला, ये सब होनी चाहिए. ये 1 by 1 बोलेंगे हमारे को क्या प्रॉब्लम है. अगर हम जनरल देखेंगे, देखो इन्होंने हमारे अजीज़ों ने बोला अभी टैक्स की बात, डबल कर दिया टैक्स, ट्रबल कर दिया टैक्स, मोटर पार्ट्स का वैल्यू बदल गया. तो रेट का हमें कोई रेट वही है जो 21 में हुआ या 19 में हुआ. सवाल ये है गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है. अगर इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे मसाइल हल होंगे. जी आप कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, इन्होंने जब ये हमारे यहाँ पे इन्होंने परमिट इशू किए हैं, यहाँ पे हम पहले तो 5,000 रुपये यहाँ से परमिट लेते जो कंट्रैक्टर करे. अभी इन्होंने 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख रुपया परमिट किया. जैसे कई स्टेटों में हमने कभी सारे स्टेटों में हम गए, जैसे कई स्टेटों में ये J&K में अलावा कई जगह है ही नहीं. हम जो अभी जाहिद साहब ने जाहिर सी बात की है कि हम कितने पैसे दे रहे हैं और कितने टैक्स दे रहे हैं. हम ये ट्रांसपोर्ट इतने टैक्स पे रहे कि मुझे ये लग रहा है कि हम इसको कैलकुलेशन नहीं भी कर पाएंगे. जैसे हम टैक्स दे रहे,
अभी रहा सवाल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इतनी है, ट्रांसपोर्ट कितना है, ट्रांसपोर्ट बाहर से गाड़ियाँ जो आ रही है और वो कहाँ पे चल रही है, और गवर्नमेंट अभी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अभी तो उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? हम कई बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास गए, आला हुकाम तक गए, कि जो भी यहाँ पे इससे पहले गवर्नमेंट के पास जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास हम गए, जो ट्रांसपोर्ट बाहर से आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टूरिस्ट की, अभी हाल ही में इन्होंने कहा कि टूरिस्ट, उन्होंने दिखाया कि सोशल मीडिया पे गुलमर्ग की गंडोला जैसे टिकट, उन्होंने कहा कि टिकट है ही नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जो टूरिस्ट आते हैं कहाँ पे है, हमें ज़रा दिखाए। अगर टूरिस्ट है वो अपने गाड़ियों में आ रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी जो गाड़ियाँ यहाँ पे अपने स्टैंडों में महदूद है, हमारे लोकल जो यहाँ की गाड़ियाँ उनको प्रेफर ही नहीं किया जाता। आप मेरे साथ आए, कितने हमारे यहाँ स्टैंड है, जितने टूरिस्ट के साथ वाबस्ते हैं वो अपने स्टैंडों में महदूद है। और जो ये दिखा रहे, आंकड़ा दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से इनके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन है तो ना फिगर है। डायरेक्टर टूरिज्म साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो ये इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं, ये कहाँ से आप दे रहे हो? ठीक है, जाहिद साहब कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, एक बड़ा इशू है, मैं भूल ही गया था वो बोलने के लिए आपको। मेन इशू है कि यहाँ पे 10,000 12,000 गाड़ियाँ 2002 साल से कमर्शियल नई निकल गई और पुरानी गाड़ियाँ भी थी। हमारे लिए ग्रॉस व्हीकल वेट बोला जाता है, जो ये टायर होता है इट इज़ 1.02 उसकी क्यूबिक कैपेसिटी और होनी चाहिए 18,500 तक, और जो उसके पैसेंजर्स होने चाहिए वो 40 तक होने चाहिए। कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से स्लीपर आते हैं, आपने भी देखे होंगे स्लीपर यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, उनमें 55 60 बंदे बैठे होते हैं। वो यहाँ पे सिटी में भी अलाउ होते हैं, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। वही वहाँ से टूरिस्ट लेके आते हैं, आराम से वो साइट सीन भी कराते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं। बस खाली क्या इनको परमिट इशू करने थे, रोज़गार नहीं देखना था। मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये परमिट पॉलिसी आप बंद कीजिए कुछ टाइम तक, अदरवाइज इट विल बी अ डिजास्टर। बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक हो, PNB हो या कोई भी बैंक हो, ये किस्त अपनी वापस नहीं ले पाएंगे। या तो इनको गाड़ियों को ऑक्शन करना है, फिर लास्ट में ऑक्शन लेने वाला भी कश्मीर का कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होगा। इनको परमिट पॉलिसी कुछ टाइम के लिए बंद करनी पड़ेगी, तब जाके ये यहाँ पे सुधार। कह रहे कि परमिट पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बजट सेशन पे आप क्या उम्मीद रखते हैं, चूँकि मैंने आगाज़ में कहा कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का पहला बजट है 2018 के बाद। सो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं और सरकार को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, सबसे पहले इस वक्त जो हमारी नज़रें हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पे है और साथ साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब पे, कि आज जो ट्रांसपोर्टर की उम्मीदें हैं, हर एक ड्राइवर को भी पूछा आज सरकार है तो सरकार कुछ करेगी। लेकिन मैं आपको छोटी सी 2 बातें बता देता हूँ सरकार को भी। कल टैंगीपुरा में एक्सीडेंट हुआ, टैंगीपुरा में किसको इल्ज़ाम ठहराया गया? पेरेंट्स, सही है, आप जो माइनर बच्चे हैं उन पे। लेकिन एक चीज़ मिस कर दी इन्होंने। आप देख रहे हो जब वो गाड़ी आ रही है तो टिप्पर कहाँ लगी थी? वो करों में बैठी थी ऐसे ही। तो एक्सीडेंट का कारण सभी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, गलती है, रैश ड्राइविंग थी। लेकिन एक चीज़ मिस कर गए कि वो टिप्पर कहाँ पे थी? वो टिप्पर करों में थी। वो क्यों बैठी थी वहाँ पर? क्योंकि RRB यहाँ किसके अंडर वहाँ पे वो रोड आता है, उन्होंने वहाँ ठीक तरह से साइन बोर्ड नहीं लगा, यहाँ पार्किंग नहीं लगी। अगर वहाँ लगाया होता तो शायद हम सिर्फ इल्ज़ाम किन पे डालते हैं, लेकिन खुद को देखिए, ये गवर्नमेंट की गलती है। कि आप कह रहे हैं कि रोड्स पे साइन बोर्ड लाजमी है जो दिखते ही नहीं है। वहाँ ठहराना नहीं था, टिप्पर वहाँ नहीं बैठते अगर वहाँ साइन बोर्ड होता। और एक और बात, परमिट्स, मेरे भाई ने कहा परमिट्स इशू किए गए, लिबरल पॉलिसी में दिए गए, होड़ लगी हैं गाड़ियों लाने की, जगह कहाँ है? जगह कहीं नहीं। अब क्या हुआ है? अब वही गाड़ियाँ रोड पे अड्डे बना के चलते हैं, रेस चलती है कि मैं कब। देखिए, स्टैंड्स और इनकी फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी बारीकी बात है। हम स्टैंड्स में गाड़ियों को रखते हैं, हमारे ड्राइवर स्टैंड में बंद होते हैं, इसका नंबर 4 दिन बाद आता है, यकीन माने 5 दिन बाद भी आता है। ये 5 दिन के बाद अपने सवार, इसको पता मुझे दूसरा कोई फेरा नहीं मिलेगा, या इसी एक ही सर्विस में आएगा फिर वापस बैठेगा। लेकिन जो है आवारा चल रहा है, जिनको हम आवारा, हमें पूछा आप क्यों इनको आवारा कहते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं आवारा क्यों कहते हैं। इनका कोई स्टैंड होता नहीं है। ये यहाँ ऊपर से रोड भी अच्छे बन रहे हैं, जब रोड अच्छे बनते तो इनको पता है कि मैं यहाँ से जाकर तुरंत वापस आऊँगा, फिर वापस जाऊँगा, फिर तो एक्सीडेंट का कारण जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, इसने कहा नहीं डिजास्टर,
मैं बता रहा हूँ जैसे ही रोड तैयार होंगे तो अगर गवर्नमेंट ने आज ही ये नहीं लिया तो जितने एक्चुअली ये डबल हो जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा, ये कम नहीं होगा। अगर इनके देखिए हम इतना टैक्स दे रहे हैं, आप रोडों पे लगाइए, लेकिन आप देखिए आप बाहर जा रहे हो स्टेट से बाहर, वहाँ के बस स्टैंड देखिए कितने खूबसूरत है। आप जम्मू की बात देखिए, जम्मू में बस स्टैंड कैसा बनाया गया या सिटी में, और यहाँ हमें फेंका गया वहाँ, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं मिल रहे जो हमें। हम भी देख रहे हैं वहाँ कितना पानी है, गड़ा है, खंडरात है वहाँ पे। मैं यही बात, उसके साथ साथ आप रोड बना रहे हो, अभी आप रोड बना रहे हो जो नेशनल हाईवे बन रहा है बारामूला, आप आ रहे हो वहाँ से, आप बाहर देखिए। मैं कह रहा हूँ इनकी सोच कहाँ पर बंद पड़ी है। बंद पड़े रहूँगा साहब कुछ कह रहे हैं। वहाँ पे क्या है, जैसे ही गाड़ी आती है जो जहाँ उसको स्टॉप करना होता है तो वहाँ पे गाड़ी ले बैन में आ जाती है, अंदर आ जाती है, रोड खुला होता है तो गाड़ी चली जाती है। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा दोनों से, सेशन से आप इस बजट से क्या उम्मीद, आप तवक्कात रखते हैं और सरकार को क्या? हम इस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, हमें उम्मीद है ये सरकार ट्रांसपोर्टरों के खस्ता हाली और इस हमारी बदहाली पे एक नज़रसानी करके एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब की जानी चाहिए। और इस बजट में एक मखसूस रकम ट्रांसपोर्टरों को जो जिनकी गाड़ियाँ कंडम हुई है, जो अभी गाड़ियाँ नहीं ला सकते हैं, जिन्होंने इस नामसाइद हालात में अपने बच्चों का इस कसम पुरसी में उनको पाला, तो उनकी ये बदहाली को मद्देनज़र रखकर एक मखसूस रकम इनके लिए एक वेलफेयर फंड रखा जाना चाहिए, जो ड्राइवरों और जो जिनकी गाड़ियाँ कंडम हुई है इंसेंटिव्स दिए जाए। और आइंदा 5 साल तक जो भी हमारे जो इन्होंने हमें बहुत से ये बढ़ाए हैं, रकम बढ़ाए हैं, हमारे टैक्सेस में इजाफ़ा करते हैं, उसमें कोई भी इजाफ़ा अगले 5 साल तक कोई भी इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है ये गवर्नमेंट हमारे हालात ज़ार पर नज़र रख कर। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो स्मार्ट सिटी की बात चल रही थी अभी, स्मार्ट सिटी बसें जो लाई गई है यहाँ पे, वो एक POP मोड के तहत किसी कंट्रैक्टर की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, वो POP मोड पे यहाँ चलती है। उनको जो खसारा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है उस कंपनी वाले को, या उस जो वो चला रहा है, जो फर्म है, उस फर्म के नाम पे, जो अगर 10,000 रुपया दिन का, उसमें 2,000 ही आएंगे, 8,000 तो वो देते हैं। वो जो इंसेंटिव वो उनको दे रहे हैं, वो जो टैक्सेस हमारे जो हम पे कर रहे हैं वो जाता है उनको, वो हम पे ही क्यों, हमारी फला बहबूद पे क्यों नहीं लगाई जाए। हमारा जो यहाँ पे आउटसाइड स्टेट गाड़ियाँ जो यहाँ पे सबों ने उसकी मांग की है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पे हर एक हिंदुस्तान के हर एक रियासत की गाड़ियाँ यहाँ पे लाई गई है, और वो दिन दहाड़े जो यहाँ के असली ट्रांसपोर्टर है, असली टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है, उनके रोज़गार पे डाका डाल के वो चलाते हैं। वो चंद यहाँ पे जो गाड़ियाँ लाई है लोगों ने, जो नई नई गाड़ियाँ लाई है, जिन्होंने कर्जे पे बैंकों से कर्जे पे गाड़ियाँ लाई है, वो कर्जा भी नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आउटसाइड स्टेट गाड़ियाँ चलाई जा रही है, नाजायज़ तरीके से चलाई जा रही है, गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं उस पर भी नज़रसानी होनी। तो जी देखें, टैक्सेस हम बहुत ज़्यादा देते हैं, टैक्सेस के इवज़ हमें क्या मिलता है? बिल्कुल कुछ नहीं। देखें, हम सब ने यहाँ पे बार बार ये बात की कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इनके पास कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। पिछले साल इन्होंने हमसे बोला, MVD डिपार्टमेंट ने हमसे बोला, गवर्नमेंट ने हमसे बोला कि आप अपनी गाड़ियों में VLDT लगाएं। VLDT तब लगाया जाता है जब उसको कहीं से मॉनिटर किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, VLDT लगाओ। क्या बात है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ही आपको हिदायत दी जाती है। मुझे 13,000 14,000 लगाने की क्या जरूरत है, जबकि मुझे कोई मॉनिटर करेगा ही नहीं। ये है इनकी पॉलिसी। जरूर मैं आपके पास आऊँगा। सुने, मैं एक बात बताता हूँ आपसे। हमारा जो ताल्लुक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, जो मैं तो अपनी सेक्टर को इंडस्ट्री मानता हूँ, भले ही हमें ये इंडस्ट्री का दर्जा ना दे, मैं तो इंडस्ट्री मानता हूँ, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। मेरे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बात में, मैं यहाँ पर ड्राइवर की बात करता हूँ, जब भी कोई यहाँ पर डेलीगेशन आती है बाहर से, या इलेक्शन का मसला होता है, यहाँ इलेक्शन में हमारे से ये गाड़ियाँ मांगते हैं, हम इनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। 4-4 5-5 दिन वो इनके पास गाड़ियाँ रहती हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम उनके साथ होते हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए इन्होंने बहुत से ये रखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे ड्राइवर का ताल्लुक है,
उस बेचारे को ना तो कोई रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, ना उसको रात को सोने के लिए कोई जगह दी जाती है, उसको इसी अपनी गाड़ी में सोना पड़ता है और घर से उसको खाना लाना पड़ता है, अगर ना लाए तो भूखा रहना पड़ता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह समझा, अगर किसी प्लीज सरकारी ऑफिसर को इलेक्शन पे जाना है, ड्राइवर आपका है, उसको खुद का खर्चा, इंसेंटिव्स नहीं, जो उसमें सरकारी मुलाजिम बैठा है उसको गवर्नमेंट तमाम फैसिलिटीज तो प्रोवाइड उसको तनख्वाह देती है और उसको टीएडीए ऊपर से रिफ्रेशमेंट, जो मेरा ड्राइवर है वो बेचारा देखता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं, हमारी ये मांग है, कम से कम 30-40 हज़ार करोड़ हर साल हमारा बजट में हिस्सा रहना चाहिए, कम से कम मुख्तस इसको करना है। मुख्तस इसको करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कोई है ही नहीं। ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं, क्या ये ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी की बात करते हैं? ये हम हैं जिन्होंने इस ट्रांसपोर्ट को ज़िंदा रखा है, अगर इन तक रखें इसको ये पूछेंगे तक नहीं। जी आप बताएं। जहाँ तक नई सरकार का ताल्लुक़ है, हम इसको वेलकम करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब को अब नए बजट पेश करना है। इसमें हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारा ख़ास ख्याल रखें कि हम गाड़ियाँ चेंज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मसला ये है, हम रेट बढ़ाना नहीं चाहते, आवाम को बोझ डालना नहीं चाहते। हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि डीज़ल में कमी करे, डीज़ल की जो रेट है इसमें कम करे, पेट्रोल की रेट जो है इसमें कम करे। जो हम टैक्स दे रहे हैं, हम पर साल एक गाड़ी को 1.5 लाख रुपये टैक्स देते हैं, और इसमें कमी करे ताकि आवाम पर बोझ न पड़े। तो हमारा उम्मीद है, और जो स्मार्ट सिटी जो बनाई है हुकूमत ने, इसमें हमारे मिनी बसों के लिए कोई अड्डा नहीं रखा है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ कोई किसी जगह अड्डा बनाएंगे जहाँ आम लोग चढ़ेंगे और उतरेंगे। इससे स्पेसिफिक इसके लिए आप जगह की डिमांड करते हैं? होनी चाहिए। क्या इस वक्त हमारी गाड़ियाँ सड़क पर लगती है, नोक पे लगती है, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाती है, और दूसरा मसला है एक्सीडेंट का ख़तरा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, मिनी बसों के लिए शहरी श्रीनगर में अड्डा बनाए। जी आप बताएं क्या? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी नई गवर्नमेंट है, आज तक हमारे एक सेक्टर को इन्होंने पूरा पीछे ही धकेल दिया है। अब इससे ये उम्मीद है कि हमारी तरफ तवज्जो दे, हमारे लिए कोई पॉलिसी एक बनाए। जो कि हमारा 250 रुपये फ़ीस था वो उसको 500 कर दिया, जो 200 था वो उसको 600 कर दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी, और बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए इनकी पॉलिसी रखी है 6 लाख रुपए अगर ये स्क्रैप गाड़ी कर दे, और जो हमारा सेक्टर है उसमें ये 10,000 भी नहीं दे रहे, और कहते हैं कि आप कन्वर्ट हो जाओ इलेक्ट्रिक में। थोड़ी हम अपनी गाड़ियाँ, हमारी 1 लाख की गाड़ियाँ है, 2 लाख की गाड़ियाँ है, हम स्क्रैप करें और इलेक्ट्रिक में जाए तो हमारे 2 लाख की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी वापस? यानी आप पॉलिसी को की बात करें। जी आप बताएं क्या उम्मीद रखते हैं? बस मेरी उम्मीद यही है, ख़ासतौर चीफ मिनिस्टर साहब से, 1 महीना तो हो गया बस सरकार बने हुए, ये जो इलीगल ऑपरेशन चल रहा है, चाहे स्मार्ट सिटी बस को लेकर, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ को लेकर, इसे बंद किया जाए। देखिए इसका जिम्मेदार जो है आरटीओ डिपार्टमेंट है। कई बार हमने उनसे गुजारिश की है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन इसमें तो सरकार कहती है दुनिया एडवांस हुई है, आम लोगों के लिए भी जो है आसानी हुई है, और दूसरे कि कई सारे लोगों का रोज़गार भी इसमें। देखिए मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर इनको इलेक्ट्रिक ऑटो लाने थे यहाँ पर, तो पहले इनको ट्रांसपोर्ट वालों से बात करनी थी। हमारी इतनी बड़ी एसोसिएशन है, 15 से 20 हज़ार ऑटोज़ हैं हमारे, पहले हमसे बात करते, हमें एतमाद में लाते, उसके बाद हम ये ऑटोज़ उठाते, क्योंकि हमने पहले भी कर्जे पे ला 4-4, 5-5 लाख रुपए में हमने ये ऑटोज़ लाए हैं। वो कर्जा हमसे नहीं उतरता है, तो नया कर्जा कहाँ से हम लाएंगे वापस? देखिए अभी जो इलीगल ऑपरेशन चल रहा है इसको फौरी तौर से बंद किया जाए। आप कहते हैं कि इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत। आपसे आखिरी क्या उम्मीद है कि सरकार से जो बजट सेशन शुरू होने वाला है, क्या उम्मीद है? जो मैंने सेक्रेटरी साहब ने कहा वही मेरा भी इशू है। ठीक है, आप भी यही उम्मीद रख रहे हैं? जी मुख्तसर जी, जैसे कि मेरे भाई ने भी कहा कि ई रिक्शाज़ की बात की, हम ई रिक्शाज़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। वो अपना रोज़गार कमाए, लेकिन कमाए उस तरीके से जैसे जिसके लिए उनको लाया गया था। अगर मोर्थ की डायरेक्शन है, ई रिक्शाज़ लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है, उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी की तरह चलाया जाए। यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक उनको रूट देने की क्या ज़रूरत है?
परमिट नहीं है, कोई फिटनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनको रूट देने की जरूरत जो देखिए यहाँ पे जो दोहरा मियार अपनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बसें लाई गई, उनको इंट्रोड्यूस किया गया लोगों की सहूलियत के लिए, हम उनके खिलाफ भी नहीं हैं, लेकिन जो दोहरा मियार अपनाया जा रहा है, डाइवर्शन हमें दिए जा रहे हैं, उन्हें खुली छूट है, आरटीसी को खुली छूट है, ई रिक्शाज को खुली छूट है सड़कों पे चलने की, जबकि गवर्नमेंट ने 73 रूट्स उनके लिए मुख्तस किए हैं, लेकिन वो चलते हैं नेशनल हाईवे पे, जबकि वो वेल डिफाइंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे चलना है, लेकिन वो आ रहे हैं हमारे रूट्स पे, जिससे सारा ट्रांसपोर्ट आप कह रहे हैं कि उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है, कुछ कह रहे हैं आप? जी जी, आपसे भी जाए सर, मेरी तरफ से सरकार से ये अपील है, हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये जो ड्राइवर लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, 40 साल 50 साल 60 साल ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, लास्ट में ये लोग ज़ीरो होते हैं। गवर्नमेंट को, सरकार को एक पॉलिसी बनानी है इनके लिए, या तो मेडिकल फैसिलिटी, या तो इनको बीपीएल राशन कार्ड इनको प्रोवाइड करो, या तो इनको बच्चों को रिहैबिलिटेट करो। आप कह रहे कि इनके वेलफेयर पे गवर्नमेंट को ज़रूर बिल्कुल देखना चाहिए। साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी, मेरा कहना लास्ट में यही है कि आप देख लीजिए कि जो भी गाड़ी स्क्रैप होती है, आजकल बसें स्क्रैप मैक्सिमम हुई, 380 बसें स्क्रैप हो गई, 40 लाख की बस तैयार होती है आज की डेट में नॉन एसी, जो ये बेचारे बना रहे। खाली 5 लाख इनको गवर्नमेंट की तरफ से शायद 5 लाख दिया जाता है, कंपनसेशन 5 लाख का दिया जाता है। 5 लाख कम उनके लिए है, उनके लिए 10 लाख कम से कम होना चाहिए, और मिनी बस के लिए भी वैसा ही होना चाहिए, और मैक्सी कैब, टेम्पो ट्रैवलर हो, कोई भी रिप्लेस जो अपनी गाड़ी करना चाहिए उनके लिए भी होना चाहिए। ऑटो को अपने बजट के हिसाब से उनको भी ये होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए, ये हर एक में हिस्सा होना चाहिए। बसों के लिए भी ज़्यादा आप कीजिए, 5 लाख तो कुछ नहीं होते हैं, फैब्रिकेशन खाली 15 लाख की होती है, बस पे 20 लाख की होती है, और 40 लाख में गाड़ी तैयार होती है। उनका भी आप इजाफा कीजिए, मिनी बस को भी इसमें लाइए, आप ऑटो को भी लाइए और मैक्सी कैब को भी इसमें लाइए, मेरी गवर्नमेंट से बड़ी गुजारिश है। रोंगा साहब कुछ कहने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे इससे पहले एक सवाल पूछूंगा। जब सब लोग आप ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे नुमाइंदगी उसकी करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, रूरल इलाकों के ट्रांसपोर्ट और वहाँ के सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें, आप क्या चाहते हैं उसमें? क्या देखो जी, वहाँ सड़कें हैं नहीं, हमारी गाड़ियाँ जब फार फ्लंग एरियाज में जाती है वहाँ सड़कें हैं नहीं, वो रोते हैं पिटते हैं, उनके टायर फट जाते हैं वहाँ, और दूसरी तरफ काम भी नहीं, वहाँ उनको काम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो जाकर पैसे कमा के लाए तो टायर लाएँ गाड़ियों के। वहाँ सड़कों का जैसे फकदान है, सड़कें कम से कम वहाँ सब ठीक होनी चाहिए। और मैं एक बात भूल गया, ये जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST लगाया है तो हमें ट्रांसपोर्टरों को भी इसके अंडर रजिस्टर्ड किया गया। हम जो माल कैरेज करते हैं हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से यहाँ या यहाँ से बाहर ले जाते हैं, हमारे हर जगह गाड़ियाँ चेक होती है कश्मीरी ट्रांसपोर्टरों की। ये समझ नहीं आता हमारी ही गाड़ियाँ क्यों, दिल्ली से गाड़ियाँ आती है, पंजाब से आती है, जालंधर से, लुधियाना से, तो ये हमको समझ से बाहर है। अगर हम गवर्नमेंट का इतना काम करते हैं कि हम इनको टैक्स कलेक्शन में बड़ा मदद करते हैं, ऊपर हमको तंग किया जा रहा है। दूसरा ये ट्रांसपोर्ट नगर का मसला अला अला करके अब थोड़ा वो खंडरात, अब वहाँ काम शुरू हो गया है बड़ा, मैंने 20 साल इसके लिए लड़ा है, तो आप भी ज़रा उसको ज़रा देखें, अपनी तरह से भी आप कोई बात हमारी। जी देखिए, अगर हम मसाइल कहेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी रात भी बैठेंगे तो, लेकिन मसाइल के अब हमें आगे बढ़ना है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि आपको बजट लाना है, बजट में इन चीज़ों का ख्याल रखिए। ये ड्राइवर जो आपके लिए कमाता है उसके रखिए, ट्रांसपोर्टर के लिए रखिए, सड़कें बनाइए, लेकिन सड़कें बनाने के साथ साथ जो वहाँ सड़कें जो गाइडलाइन है नेशनल हाईवे की, उसमें जैसे बाहर यहाँ बस स्टैंड्स, हमें एक और बात, आप बजट की बात करें ट्रांसपोर्टर की, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को इतना बजट आने के बाद उनके खुद ऑफिस भी नहीं है। जो हमारे यहाँ से जाते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स 20-20 गाड़ी, वो खिड़कियों पे देते, इनको चेयर अंदर बैठाने के लिए चेयर नहीं है। ट्रांसपोर्ट को कम से कम अंदर इज्जत से अंदर बुलाते, वो खिड़की पे बैठ के फीस भरता है या कोई काम करता है, उसको अंदर अलाउ नहीं है। मुझे ये बताइए, ये हालत है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की, तो आप क्या आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये जो हमारी जो सरकार है उनसे यही कहना चाहता हूँ, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी ये पॉलिसी अगर इन्होंने इख्तियार की है या करने वाले हैं, इनको जो रियल स्टेक होल्डर है ट्रांसपोर्टर, इनको एतमाद में लाना चाहिए, और जो भी कोई मसले मसाइल हो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड में, पहले इनको ट्रांसपोर्ट
एतमाद में लाना चाहिए। और साथ साथ यही कि जो ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट जो है उसमें जो मुलाजिम है, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो या ऑटो कश्मीर है, जो भी हो वट एवर जो भी है, उनको IT करके जो प्रोफेशनल और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो साथी है उनको कुछ पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट के बारे में, ताकि वही वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लाना चाहिए जिसको पता है ट्रांसपोर्ट के बारे में। गुलाम रसूल सूफ़ी साहब, आपने बड़ी देर में हमें ज्वाइन किया है, हरमुख ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के ये चेयरमैन हैं। हम बात कर रहे हैं कि बजट सेशन शुरू होने वाला है अगले माह। ट्रांसपोर्टर सेक्टर के मसाइल की हम बात कर रहे हैं, चैलेंज की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या चैलेंजेस है और क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सजेशन देंगे आप सरकार को इस बजट सेशन में? उम्मीद है अब जब हुकूमत आई है उमर साहब के पर हमें बहुत भरोसा है कि वो हमारे कामों को कोई किसी पाई तक मिल तक पहुंचाएंगे। तो ट्रांसपोर्टरों को बहुत मुश्किलात है, हमें कहने की ज़रूरत है। हमारे चेयरमैन साहब है, इसने कहा है हमसे पहले ही, हमें पूरी उम्मीद है जो इसने कहा है हमारे काम अब हो जाएंगे। जी जी जी। एक 3 व्हीलर में हमारा एक बिग इशू है जो कि एक शर्म की बात है हमारे लिए। आप गए होंगे बाहर, बम्बई भी गए होंगे, दिल्ली भी गए होंगे, तो जब भी आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो वहाँ आपकी चॉइस रहती है कौन सी गाड़ी आप हायर कर सकते हो। आपको दिखाई देगा होगा वहाँ पे कि वहाँ आपके पास 3 व्हीलर भी खड़ा है, लेकिन बदकिस्मती ये बात है कि यहाँ हमें एंटर भी करने नहीं देते इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो उस पर देखने की ज़रूरत है। इसमें देखने की ठीक ज़रूरत है, ठीक है बहुत जी। आखिरी कमेंट आप। आखिरी जी बिल्कुल। देखें, यहाँ पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, पेरेंट्स डे मनाया जाता है, कोई और डे मनाया जाता है। हमने 12 बार इनसे इस्तिदा की थी कि हमें भी ड्राइवर्स डे एक मुकर्रर किया जाना चाहिए। क्या बात है, ड्राइवर्स डे की डिमांड। बिल्कुल सर, हमारी वो धीरी ने मांग, हमारी तो सारी धीरी ने मांगे हैं। क्या आप इस सरकार पे ये भी उम्मीद रखते हैं? आप सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज के हमारे ओपन टॉक में आपने शिरकत की। नाज़रीन, प्रोग्राम में ओपन टॉक, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आवाम के मसाइल हुकाम तक पहुँचाए, और कोशिश ये भी करते हैं कि हुकाम को भी इस प्रोग्राम में खड़ा करें और वो उन सवालात के जवाब दें। लेकिन जम्मू कश्मीर की UT का पहला बजट सेशन जनवरी या फरवरी में शुरू हो रहा है, लेकिन ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का पहला सेशन होगा 6 साल के बाद। आज हमने मधु किया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता नुमाइंदों को, उन्होंने सरकार को सजेशंस दिए हैं कि ये क्या मुतालबा करते। नटशल में इनका मुतालबा है कि इस सरकार से कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक पॉलिसी तरतीब जाए, और इस सरकार से ये भी उम्मीद रखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। अगले प्रोग्राम में मज़ीद सेक्टर से वाबस्ता लोगों को मदऊ करेंगे। आप देखते हैं गुलिस्तान TV। टीम श्रीनगर के साथ इमरान नाइकू। अल्लाह हाफ़िज़।